हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर सामान्य ज्ञान, जिसमें इसके जो भी हैं वो सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें इतिहास, जो कि भारत एवं विश्व दोनों का होगा, और भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य, कला संस्कृति, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे कुछ हैं जिसको कि हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए ही। इसका ये विषय सूची में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, और उसके बाद फिर अध्याय 2 में आपका भारत का भूगोल आ जाता है। और उसी प्रकार आगे भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में बात किया गया है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग एक बार में कवर करने का कोशिश करते हैं। आगे सामान्य विज्ञान भी इधर है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ये सारे जो भी हैं इसमें, वो सारी चीज़ों को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष, तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो सूरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, ध्यान रखना है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किस पदार्थ का बात किया जाता था, प्रयोग किया जाता था? वो सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से, पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता के बारे में बोल रहा है, तो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल। आगे कहता है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा इसको। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। आगे देखिए क्या है। आगे कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। आगे है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। इस बात को ध्यान रखना है। आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुआ। और किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। देख चुके हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। आज कैसे रखना है? कुआं में कौन नहाता है? तो मोहन नहाता है, तो कुआं मिला मोहनजोदड़ो से। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है। तो सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में कौन कौन थे? एक दयाराम साहनी और दूसरा थे राखालदास बनर्जी। इन दोनों ने खोज निकाला। आगे है आगे बोलता है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो बैल का जो है वो मोहर से पता चलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। आगे है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। आगे है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में है। आगे
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। तो स्नानागार या कुआं की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। आगे है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, ध्यान रखना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक गाय का जो है वो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किया गया है। आगे है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से वो परिचित नहीं थे, इसीलिए तो अभी तक लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो वो लोथल से मिला है। आगे है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। आगे है अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वह है मृत भांड, ये ध्यान रखना है, यह है मृत भांड। आगे है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि बोलता है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आगे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। आगे है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए क्या क्या? तो बर्तन है, जेवर है, हथियार है, औजार है, ये सारी चीज़ों से सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जो है वो पता चलता है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, ध्यान रखना है। आगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति की पूजा का आरंभ पूर्व आर्य समय से ही माना जाता है। आगे है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। आगे हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं तो आगे बोलता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। आगे कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखें। आगे है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कहता है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल जो माना जाता है या ऋग वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आगे है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ। आगे है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण बोला जाता था उसको, श्रमण। आगे है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र। आगे है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। आगे भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे कहता है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। आगे है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। यहाँ पे कुछ दर्शन का नाम है और उनके प्रवर्तक कौन है वो दिया गया है, तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा मिलता है। कहता है कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। न्याय दर्शन का तो गौतम। चार्वाक का प्रवर्तक चार्वाक है। योग का पतंजलि है। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का बद्रायन है और वैशेषिक का कनाद है, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। आगे है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो वेदों की ऋचा जो पढ़ते हैं उन ऋषि को होत्री बोला जाता है, होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो कुल 10 मंडल है।
आगे ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितने हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं और ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ 1028 और ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितना है? 10,580 ऋचा है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितना है? तो इंद्र के लिए ध्यान रखना है कि 250 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद में अग्नि के लिए, तो अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए आगे है, यहाँ पे कुछ लिखा है ज्ञान की बात। तो देखिए क्या है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। आगे है त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का नाम जो है उसको त्रयी भी बोला जाता है। आगे कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। यही त्रयी है। 3 वेदों का जो नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। आगे है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, वर्ण नाम का शब्द। आगे है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आगे अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। अथर्व का अर्थ पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पीछे हम लोग देखे हैं कि जैमिनी है। आगे वो कहता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। आगे है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। आगे वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। और नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख। आगे कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना से था। आगे है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। यानी कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे भारत और भारत के पंजाब में सर्वप्रथम बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल तक। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो वो सिंधु है। आगे कहता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये अश्वपति जो थे वो के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुब्भा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि है, वही पूछ रहा है। भारत के किस स्थल की खोदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है अतरंजी खेड़ा से। और आगे है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में उदित हुआ। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को जो संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से जो है वो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था निष्क के नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक, तो योग का जो है वो पतंजलि हम लोग देख चुके हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। आगे है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आगे है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? तो आयुर्वेद से पता चलता है ये सारे का विधि विधान। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन जो सभा जो था वो क्या था? तो मंत्री परिषद जो होता था उसको सभा बोला जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो क्या था? गणतंत्र था। कैसा था? गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। आगे है कि सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6
विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो लुहार था, जो कि व्यवहार में नहीं लाया गया था, यानी कि लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है के रचनाकार कौन है? वो पाणिनि है। आगे, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? वो मत्स्य पुराण है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो वो माना गया है सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। आगे कहता है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। आगे है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। आगे है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। ये अथर्ववेद में मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे कहता है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं जो हो सकता उसको अघन्य बोला जाता था। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था कि गाय वध योग्य नहीं है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्भा और क्रमु। आगे है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लाया? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष वीजी तिलक ने लाया, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लाया। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो गद्य रूप में यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। और आगे चलते हैं तो आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म मिलता है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो वह जातक है। आगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। आगे, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, वो है नालंदा। आगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो वो महाकश्यप ने किया था। कौन? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? वो राजगृह में किया गया था। आगे है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो नागसेन, यानी कि मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन के संवाद का जो है वो चित्रण है मिलिंद पन्हो में। आगे है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? वो पद्मपाणि है, पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये विश्वास है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो चतुर्थ जो था वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। आगे है, आगे कहता है, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, उस प्रतीकों को देख लेते हैं। तो पहले है हाथी। तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? तो हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। कमल, तो जन्म का प्रतीक कमल है। सांड, यौवन का प्रतीक सांड से दिखाया गया है। और घोड़ा, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल है।
और शेर है समृद्धि का प्रतीक, और पद्य चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो ध्यान रखना है। आगे है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी को देखकर। आगे है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन? विक्रमशिला था बौद्ध शिक्षा का केंद्र। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और आगे है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था? वो अशोक के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किए थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है कहाँ है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो बौद्ध धर्म ने महिला और शुद्ध पर प्रकाश डाला है, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक हम लोग अभी देखें कि वो घोड़ा होता है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? वो नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? वो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ। कुंडल ग्राम में। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि एशिया का रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो गृह त्याग को कहा जाता है, तो उनका गृह त्याग होना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में मिला था। वो किसके अभिलेख से पता चलता है? तो वो अशोक के अभिलेख से पता चलता है। आगे है कहता है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिन देय अभिलेख से, कौन सा अभिलेख? रूमिन देय अभिलेख, ध्यान रखना है, से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। आगे है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? वो सारनाथ में दिया था। आगे है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया सारनाथ में। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये श्रावस्ती में। अगर सर्वाधिक पूछेगा कि उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती में, लेकिन पहला सर्वप्रथम उपदेश पूछेगा तो वो सारनाथ में। आगे महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो चांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आगे है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। आगे है
जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। आगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे। तो जो जैन समुदाय में विभाजन हुआ, जो कि श्वेतांबर दिगंबर हुआ, तो श्वेतांबर का जो संप्रदाय था उसका संपादक जो था वह स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर का स्थूलभद्र। जैन शंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। आगे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। कौन था, जमाली था प्रथम शिष्य। त्रिरत्न, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है, तो वो जैन धर्म की महिमा है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का जो एक सिद्धांत है वो स्यादवाद है। आगे है, आगे कहता है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है, 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ जो कि कल्पसूत्र, इसका रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु है। कल्पसूत्र का रचयिता भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो ये बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन सभा का आयोजन। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये वल्लभी में हुआ था, वल्लभी। आगे है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो जैन का जो है वो संकलन जो हुआ है जैन साहित्य का प्राकृत व अर्धमगधी में हुआ है। भाषा प्राकृत है और लिपि अर्धमगधी है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, ये देवदत्त था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खरी गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खरी गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, सात तत्वों ने। आगे है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। आगे है, आगे महाजनपद को देखते हैं। महाजनपद में है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आगे है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। आगे, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो आजाद शत्रु को कुनिक कहा जाता था, कुनिक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उदयन ने किया था। आगे है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ, बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, एवं पोरस पुरु की या पुरु जिसको बोला जाता है, दोनों की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, तो झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। आगे है कि किस प्रकार का मृतभांड यानी कि पॉटरी अंग्रेजी में बोला जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, तो उत्तरी काली पॉलिशकृत बर्तन को। आगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ग्रीव्रज या राजगृह जिसको बोला जाता है वो था। इसी में आगे हम लोग देखते हैं, कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो वो उदयन के द्वारा। आगे है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। आगे है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था, तो ये हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। किस सदी में हुआ था, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। आगे है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था, तो वो मगध था। इस बात को ध्यान रखना है। आगे है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, 600 ईस्वी पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक शहर खोदी गई थी, कलिंग में। कहाँ, कलिंग में। आगे है,
पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? वो डेरियस था, पहला ईरानी शासक था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो अजातशत्रु था। आगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो शिशुनाग था, जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो अंगुत्तर निकाय है, ये तो देख ही लिए हैं। आगे है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया था भोजक कहा गया था। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का मतलब धनी व्यक्ति होता है। जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, और द्वितीय जो जैन संगीतियाँ हुआ वो 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ और देवर्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुआ। और बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ 4, वो पहला जो हुआ 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, जो कि शासक अजातशत्रु था, और राजगृह में ये संगीति हुआ और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय 383 में और तृतीय जो 251 में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कालाशोक था, और तृतीय के समय अशोक, और चतुर्थ के समय कनिष्क था। और स्थान की बात करें तो प्रथम राजगृह में हुआ, द्वितीय वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। और अध्यक्षता पहला का महाकश्यप, दूसरा का सरुकामिनी, और तीसरा मोगलीपुत्र, और चौथा वसुमित्र था। आगे है प्रमुख महाजनपद। तो यहाँ पे 16 महाजनपद दिया गया है और उसकी राजधानी और उसकी विशेषताएं कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। पहला है मगध, जिसका राजधानी राजगृह या राजगीर था। तो कहता है इसकी विशेषता क्या है कि राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना, गया, बिहार जो है का जो है अंग की राजधानी चंपा था। आधुनिक अभी का जो है वो भागलपुर है, चंपा अभी का भागलपुर है। आगे इसकी विशेषता है कि आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले हैं। आगे है काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस है, ये शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। आगे है वज्जी का राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला, और ये विश्व का प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है वज्जी। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। आगे है कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। आगे है कुरु जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ के बारे में कहा कि यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र जो था वो कुरु कहलाता था। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा, और ये देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र था। आगे है असमक की राजधानी पौधनी या पोतन, तो इसकी विशेषता है कि ये गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश था। और ये वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी जो है वो अभी प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। पांचाल जिसका राजधानी अहिछत्र एवं कौम्पिल्य था, और इसकी जो विशेषता है वो रुहेलखंड के पास का जो है वो क्षेत्र था। आगे है मत्स्य, तो मत्स्य की जो है वो राजधानी विराटनगर, जो कि अभी जयपुर है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र था। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती, तो ये मालवा के आसपास का क्षेत्र था। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, और ये क्षेत्र जो है वो आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था। गांधार। सूरसेन की राजधानी मथुरा था, और ये मथुरा प्रदेश उत्तर प्रदेश में था। कंबोज की राजधानी राजपुर, और ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे है मौर्यकाल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक के मौर्यकाल चला। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था, पन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था।
कौटिल्य या चाणक्य जिसको कहा जाता है, किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था अशोक ने कलिंग विजय के बाद। आगे है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? वो चाणक्य ने मदद की थी। आगे, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध के कला को निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो कारुवाकी थी, कारुवाकी। आगे है, अशोक ने अपने सभी उल्लेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? वो मागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वो राजनीतिक नीतियां हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। आगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। बराबर, जो कि गया जिला में पड़ता है, कि गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया बराबर के गुफा को। आगे है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो भाब्रू स्तंभ है। आगे है, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का जो है वो लेख किसके समकालीन? तो चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया मगध पर। आगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। आगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा? तो इंडिका है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आगे चलते हैं। आगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उल्लेख है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? वो मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तो वो पाटलिपुत्र नगर के। आगे है, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? वो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि जो है, इससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया लेकिन हिंदू धर्म की आस्था को नहीं छोड़ा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो जेम्स प्रिंसेप था। आगे, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में था उसका उद्वाचन किया। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो भाब्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। आगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आगे है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो शिलालेख 13वां में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की युक्ति है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। आगे है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया अशोक ने। और आगे है, अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स जो है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो उनमें दूसरा एवं 13वां अभिलेख शिलालेख शामिल है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान जो है एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है। कहाँ? मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। आगे है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख किया गया है। आगे है मौर्योत्तर काल जो कि 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक है। आगे है, अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था इसकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया? तो ये पुष्यमित्र था जिसने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या किया और शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र ने। कण्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव है। आगे है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो सातवाहन का सिमुक था। आगे है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में शुरू किया सातवाहनों ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? तो कड़फिसस ने। आगे है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ कुषाणों के समय में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो वो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, वो कौन था? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। आगे है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहनों ने। आगे, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो कनिष्क था जो कि बौद्ध बन गया। आगे है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? वो कुषाण शासक था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के नियमित रूप से कुषाणों ने चलाया। तो आगे है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने राज किया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। और किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो पेन चाओ ने हराया था कनिष्क को। आगे है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने जारी किया था? कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन थी? प्राकृत था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गांधार शैली कहते हैं, गांधार कला। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। आगे है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार
कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो वो सातवाहन था। आगे है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका अन्न की पर्दा जिसको बोला जाता था का शुभारंभ किसने किया? वो यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट जो है किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? भारत में। और आगे है कि वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य, चरक इन लोगों ने। आगे है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। अवधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में हुआ था। और जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसको गांधार शैली कहते हैं। आगे है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। आगे आ गया संगम काल। तो संगम काल है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए उरैयूर संगम युग में विख्यात था। आगे है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये पांड्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया? तो वो शासक था सेनकुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे है कि कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? वो तोल्कापियम माना गया है। आगे है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस जो था वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। आगे है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो वो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन, को एवं मन्नन। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तो वो शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। आगे है चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासन केरल पर था। आगे चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनकुटवन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेनकुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उरैयूर था। आगे तोल्कापियम की रचना किसने की? तो तोल्कापियर ने किया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। आगे है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे है संगम किससे संबंधित है? तो संगम विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? वो पांड्य नरेश था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेखलई को कहा जाता है। पीहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया? तो करिकाल ने किया था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। संगमों का आयोजन देखो, संगम का जो आयोजन हुआ प्रथम संगम और इसका स्थान और अध्यक्षता दिया है। तो प्रथम संगम जो हुआ वो मदुरई में और अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ। और द्वितीय संगम जो है वो कपाटुपुरम जो
या अलवय ये अख्तियार यानी कि अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में ये भी हुआ। और तृतीय संगम मदुरै में हुआ जो कि नक्कीरर की अध्यक्षता में किया गया था। आगे है गुप्त काल। गुप्त काल जो कि 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व चला। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त किसके संबंधित है? तो गुप्त जो है वो कुषाणों के संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग गुप्त काल के बारे में। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो आर्यभट्ट था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हुनों को आक्रमण करने से रोकने वाला स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के राजकवि थे। आगे है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आगे है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तो वह नालंदा था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीनी का निवासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो ये कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। और आगे है कि फाहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो फाहियान और हेनसांग जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। धनवंतरी थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो धनवंतरी थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था। आगे है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो वो 16, 17 एवं 19 जो है इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। आगे अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से जो 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश। आगे अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो वो चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। आगे है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? वो प्रयाग के अभिलेख में है। आगे है किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। आगे जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। आगे है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? भारत में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में है। और आगे है कि वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो स्कंदगुप्त था। आगे है शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। आगे है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो गुप्त वंश था। आगे है, अजंता गुफाओं के सरीखे जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ अन की धार में है। आगे है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में प्रारंभ हुई। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? वो कुमार संभवम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था हूनों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ये ताम्र लिप्ति से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वो आर्यभट्ट थे। आगे है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो रामगुप्त था जो तांबा का सिक्का जारी किया था। आगे है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की। आगे की वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? ये गुप्त युग को ही है। आगे की गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुई थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यह गुप्त युग है, गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था गुप्त काल में। आगे आ गया गुप्तोत्तर काल, इसमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उल्लेख है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया। आगे पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हेनसांग 14 वर्षों तक रहा लगभग। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को ही दिया जाता है कुंभ मेला का श्रेय आरंभ करने का। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन के परास्त किया था? नर्मदा नदी पे। आगे है, हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो कन्नौज था। आगे है कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? तो थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। आगे है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वो मथुरा था। आगे है, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का था? तो बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। आगे है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में किया था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो वो हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। आगे है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। आगे है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? वो शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वो हर्षवर्धन था। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष होगा 600
34, क्योंकि इसमें 78 को जोड़ना पड़ेगा। आगे लिखा है कि शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 बराबर 634 ईस्वी होगा। आगे है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है, तो कल्हण की पुस्तक में निहित है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया, तो कन्नौज स्थानांतरित कर लिया। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो प्रयाग था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे है कौशेय शब्द का प्रयोग किया है, तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो इंतु के नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो वो कन्नौज था। यादि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यादि शंकर जो कि शंकराचार्य बने वो केरल में जन्मे। यादि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में है। आगे प्राचीन भारत से कुछ विविध प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो भारत का दौरा सबसे पहले जो विदेशी था वो मेगास्थनीज था, जिसने भारत का दौरा किया। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, इसको कब्र कहते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, वो पंचतंत्र है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो ये सिक्कों का धातुओं का अध्ययन होता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश लेखक है किसका, नारायण पंडित का। ये हितोपदेश के लेखक कौन है, तो ये नारायण पंडित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने किया। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है, तो हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है, तो सिंधु व झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंसन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे कौन, शिकार। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है, भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मिलिंद हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है वो क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत का रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है, अरिकमेडु से प्राप्त होती है, अरिकमेडु से। आगे है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो वो है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन, चावल था सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है, तो वो रुद्रदमन के अभिलेखों में मिलता है। आगे है कौन सा बंदरगाह पोर्डो के नाम से द्वीप पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था, अरिकमेडु। आगे है ताम्रपाषाण काल यानी कि चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वो खरोष्ठी लिपि थी। मालती माधव के लेखक भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाखदत्त है। आगे है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो वो चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे बना है, तो संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म के। आगे एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, तो औरंगाबाद में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंहदेव वर्मन ने। आगे है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे है मध्यकालीन भारत का शुरुआत यहाँ से होता है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत, और फिर इसके आगे हम लोग
देखेंगे। तो हम लोग जो है मध्यकालीन भारत को अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग केवल आज प्राचीन भारत को देख रहे थे। प्राचीन भारत को पूरा करके हम लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो यहाँ तक के ही आज रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आगे आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर जो भी सुझाव होता है तो आप ज़रूर हमें देंगे। थैंक यू।